अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। वीकेंड का आगाज़ हो चुका है और बहुत सारे लोगों का वीकेंड का आगाज़ तो कल शाम से ही हो जाता है जब ऑफिस से बाद जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं और बार बार कहती रहूँगी कि वीकेंड आता है एक ब्रेक लेने के लिए, तो ब्रेक लीजिए। और वो ब्रेक क्या होना चाहिए कि अच्छी स्लीप भी ज़रूरी है, अच्छा खाना भी ज़रूरी है, फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम जिसमें को हम मी टाइम कहते हैं या अपने लिए वक्त निकालना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर वीकेंड एक जैसा हो, तो आप उसको डिफरेंट भी बना सकते हैं ताकि आप अपने आप को फ्रेशन अप करें और ताज़ा दम होकर दोबारा जब आप अपने रूटीन में जाएं, हफ्ते भर के लिए चेयर अप हो जाएं, तो कभी किसी वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गुजार सकते हैं, बच्चों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, मौसम खासा खुशगवार है, बीच पे चले जाइए, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में चले जाइए, वैसे ही किसी जो है ना चाय कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए, बच्चों को वक्त दीजिए। ये टाइम ऐसा है कि जब मौसम अच्छा होता है तो वैसे भी हर एक्टिविटी इंसान जो है ना वो कर सकता है। तो आज के दिन को भरपूर तरीके से यूटिलाइज करिए, क्योंकि अब ये कहा गया है कि आइंदा 1 से 2 दिन में बारिश होने का भी इम्कान है। और आज भी मौसम खासा खुशगवार है, बहुत क्लाउडी वेदर है, आइडियल वेदर है कि बीचेस पे जाया जा सके और इन्जॉय किया जा सके। तो आप सब भी घरों से निकलिए और अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। इसी बात के साथ आज की मोटिवेशनल स्टोरी है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, और उसके साथ साथ वो अच्छे किरदार का मालिक भी था। गांव के करीब एक जंगल था जहां गांव वाले अपने जानवर चुराने जाया करते थे। उसी गांव का एक अफजल नामी लड़का लकड़ी काटने जा रहा था। रास्ते में उसे एक बकरी दिखाई दी। बकरी को देखकर अफजल कहता, वाह कितना मोटा ताज़ा बकरा है, ये ज़रूर सामने वाले गांव से आया होगा। खैर जो भी है मेरे लिए अच्छा है, मैं उसे बाज़ार में बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो बकरी की तरफ बढ़ता है, बकरी वहाँ से गायब हो जाती है। अफजल के होश उड़ जाते हैं और वो उल्टे पाँव वापस भाग जाता है। वो दिल में बड़बड़ाता है, अरे बकरी कहाँ गायब हो गई, मुझे लगता है वो चुड़ैल थी, बकरी नहीं थी। बकरी कभी ना कभी किसी के सामने आ जाती है और जैसे ही गांव के लोग बकरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बकरी गायब हो जाती है। एक दिन असलम अपने गाय के लिए चारा लेने जा रहा था, तभी असलम के सामने वही बकरी आ गई। उसने बकरी को देखा और कहा कि ये बकरी यकीनन सामने वाले गांव से आई होगी और उसे पकड़ कर ले जाता हूँ, वरना जंगल के जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। असलम की ये बात सुनकर बकरी जो थी वो अपने असल रूप में आ जाती है। बकरी कहती है, बेटा तुम वफादार हो, यहाँ जितने लोग आए सभी ने अपने बारे में सोचा और मुझे देखकर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमने बकरी के बारे में सोचा, यानी मेरे बारे में सोचा, इसीलिए जाओ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी और ये मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। ये कहकर बकरी जो है वो फिर गायब हो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर आप जो है वो अच्छा किसी के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए अच्छा करेगा। और बात वही है कि आप ईमानदार हों, आप दयानतदार हों, तो आपके लिए रास्ते खुद ही हमवार हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने छोटी सी कहानी से सबक सीखा और वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। अयाज राना मेरे साथ मौजूद हैं और आजिज़ जमाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं दोनों को शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल दुआएं आप ठीक हैं? ये कहाँ, मैं ठीक हूँ। अब मुझे ना कहानी सुनाते हुए बताया आजिज़ भाई, कौन सी कहानी याद आ गई। हमारी ना एक नानी होती थी, नानी की बहन थी वो बेसिकली, तो वो पुराने ज़माने में ना वो कहानियाँ सुनाती थी जिसमें नहीं बकरी के पाँव लंबे हो जाते हैं। सुनी होगी आप लोगों ने, इलाकों में बकरी गई बकरी वजनी हो गई, बहुत भारी हो गई, बकरी के पाँव, वो जिन्नों भूतों की कहानी है। और पहले जब खाली इलाके थे तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात भी हुआ करते थे। तो मैंने कहा शायद इस तरह का कोई क्लाइमैक्स होगा, कोई हॉरर स्टोरी। यार हॉरर स्टोरीज भी तो निकालो, किसी दिन डरावनी कहानी सुनाएं। ड्राइंग कहानी आप किसको, बच्चों को सुनाना चाहेंगे? बड़ों को, बड़े बच्चों की छुट्टी है, बड़े बच्चों को। अच्छा सबक है बुनियादी तौर पे। लेकिन अगर मैं इस कहानी को पुराने दौर से लेके आज के दौर पे आ जाऊँ, हाँ, तो आज भी ऐसी मिसालें हमें बारहा मिलती हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे के बहुत सारे मुसाफिर अपना कीमती सामान भूल जाते हैं जी। लोग ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं जो उठाकर अपने मालिकों तक वो सामान हवाले करते हैं। फ्लाइट्स में लोग बहुत सारा सामान भूल जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, लेकिन वो उनको मिल जाता है। तो इसका मतलब है इवन बस स्टॉप्स पे भी ऐसी मिसालें मिली। इसका मतलब है कि दुनिया में ईमानदार लोग मौजूद हैं और वो उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनका सामान गुम शुदा होता है। एक बार तो कुछ साल पहले एक बैग से लाखों रुपए थे उसमें। हाँ जी, हाँ। लाखों रुपए और सोना था, लेकिन उस बंदे ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। जब उसको उसके मालिकों के हवाले किया गया, जब खोला गया तो उसमें तो इतनी बड़ी रकम थी। लेकिन बहरहाल ईमानदार लोग दुनिया में मौजूद हैं
और ईमानदारी का सबक, फिर उस पैसों से उनको कुछ दिया भी गया था इनाम के तौर पे। जिस शख्स ने वो जी उसको कुछ इनाम भी दिया गया था, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए। तो बहरहाल ईमानदारी अच्छा सबक है, और ईमानदारी का कहीं ना कहीं आपको फल ज़रूर मिलता है। आपकी नहीं, मैं सोच नहीं रहा, आपकी स्टोरी सुन के वहाँ एक कुल्हाड़ी लेके वो बंदा नज़र आया तो मैंने कहा कहीं मुझे वो ऊँटनी वाला सीन याद आ गया कि उनके इलाके में वो आ गए और टांग काटने ना पहुँच गए। आजकल तो ये हिसाब भी हो जाता है कि जहाँ आपकी ज़मीनों में कोई जानवर दूसरे का आ जाए तो लोग उसको ऊपर तशद्दुद और उसकी टांग काटने में, मेरी स्टोरी आप वो पढ़ रही थी और मेरे दिमाग में वो ऊँटनी वाली स्टोरी घूम गई। ऐसा ही है। तो बस है, फिर वही सुबह सुबह हो जाएगा, आप टॉप स्टोरीज कर लें, फिर बोलेंगे कि छोड़े भाई, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। अयाज ने तो जाना वरना इस कहानी को भी कहना है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, कल एक और ख़बर आई और उसमें ये हुआ कि जो हमारी मशहूर शेफ़ हैं नाहिद अंसारी आपा, उनकी कल डेथ हो गई और काफ़ी अरसे तक जो है ना वो अलीब रही थी, उसके बावजूद काम भी करती रहीं। हमने देखा कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में या आप जब भी आप कुकिंग चैनल्स की ख़ास तौर पे बात करें, क्योंकि एक एरा गुजरा है जिस वक्त कुकिंग चैनल्स बहुत ज़्यादा मकबूल थे और हैं भी। अब वो यूट्यूब ने भी उसकी जगह ले ली, लेकिन पहले लोग इनकी किताबें लिया करते थे इन शेफ़्स की, और उनकी जो रेसिपीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि कल ब्रेस्ट कैंसर भी उनको रहा एक अरसे तक, और जो है वो उसको सर्वाइव भी करती रहीं, लेकिन कल वो जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। बेकिंग क्लासेस के लिए ख़ासी मशहूर थी, लजीज़ खानों और पकवानों के लिए ख़ासी जो है वो मशहूर थी नाहिद आपा। तो उनके विसाल के बाद हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। अच्छा जी, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी कर दी गई है और कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.67 कमी की गई है। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई। मुझे था कि ₹11 शायद लिखा होगा, पता है मैंने जब खबर देखी तो दूर से देखा था ना इसको, मैंने कहा चलो ₹1 निकला, मेरी तरफ इशारा कर दिया है। हाँ, पर मैं तो अच्छी खबरें आपको देती हूँ ताकि आप अच्छी खबरों में तरजीह करें। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चेयरमैन जो है, उनके जो चेयरमैन है अब्दुल समी खान, उनका हमने देखा कल ये बात हो रही थी कि जो होगी और इनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, तो हो गया जी जनाब। उन्होंने कहा हमारी हड़ताल कामयाब रही और हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए हैं। पेट्रोल पंप्स खुल गए हैं, बहाल हो चुके हैं हालात दोबारा, और हमारी हड़ताल की वजह से हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिटेलर्स पर एडवांस इनकम टैक्स की जो शिक है उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निकाल दिया गया है। तो ये फैसला वापस हो गया। 0.50% टैक्स था वो भी वापस हो गया। अच्छा जी, सूबों की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। कल हमने ये भी बड़ी खबर देखी जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रहा था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जो है वो पूरे मुहर्रम में नहीं, 5 से 10 मुहर्रम के दरमियान ये खबर आई थी कि सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो बंद कर दी जाएंगी। और वफाकी हुकूमत ने सूबों की जो दरख्वास्त थी इस हवाले से, पहले पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले दरख्वास्त दी थी कि ये आप फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ आप बंद कर दें, जिस पर इस वक्त हमने देखा है कि जो है इस दरख्वास्त को वफाकी हुकूमत से की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और सोशल मीडिया ऐप्स बंद ना करने का फ़ैसला किया गया है। लोगों ने भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्शन दिया था कि भाई टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह को क्यों बंद किया जा रहा है, ये बंद नहीं होना चाहिए और इसके बजाय आप जो इक़दाम हैं वो करें। मोबाइल सिग्नल्स पहले ही बंद होते थे, अब ये कहा गया कि सिर्फ उन जगहों पर बंद होंगे जहाँ पर सिक्योरिटी का जो है वो ज़्यादा मामला ख़तरनाक होंगे, तो वहाँ पर उन इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स को बंद रखा जाएगा। जुलूस और मजालिस जहाँ पर निकाली जाएंगी वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा और मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स वगैरह को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कल पता नहीं अच्छी खबर कहेंगे बुरी खबर कहेंगे, एक अरसे से पाकिस्तान स्टील मिल का मामला चल रहा है, उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील को हुकूमत के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी गई है और पाकिस्तान स्टील ने सुई सदन गैस को ख़त लिखा। स्टील मिल इंतज़ामिया ने गैस बिलों की अदायगी ना करने के लिए ACC के फैसले से आगाह किया था और ये नोटिस वजारत सनत और पैदावार की तरफ से इरसाल भी कर दिया गया। गवर्नर सन की हिदायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात IG सिंध, DIG ट्रैफिक और दीगर आला हुकाम को खतूत इरसाल किए गए हैं मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से कि पानी, बिजली, सफाई सुथराई, ट्रैफिक प्लान और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा और गवर्नर हाउस में इस हवाले से जो 24 घंटे फ़ाल रहने वाला सेल है वो भी कायम कर दिया गया है। इसके अलावा शहर कायद के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और शर्जील नाम मेमन साहब ने हिदायत दी थी कि कराची के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टें बनाने का काम शुरू कर दिया जाए और स्नैप चेकिंग होगी। ऐसा उन्होंने कहा था कि चेक पोस्टों के क़याम का मकसद मंशियात की स्मगलिंग रोकने और जो निज़ाम है उसको मौसर बनाना है।
तो ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत का अज़्म है कि मंशियात के ख़िलाफ़ और जो स्मगलिंग है उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना है। 67 पैसे। अब 1 रुपये पे क्या बात करें? यही तो मुझे तो लगा अच्छा कुछ हो देखिए, गया अगर होगा। गुज़िश्ता 1 साल का हम जायज़ा लेते हैं, 1 साल का, हाँ, और ये भी फ्यूल एडजस्टमेंट में आप ये देखें कितने दिन रहेगा। 1 साल में ये 15 दिन के बाद फिर बढ़ा देंगे। हाँ। 1 रुपया कम किया, आप याद रखिएगा, हम जब आइंदा बात करेंगे, 1 रुपया इन्होंने कम किया, ये 5 या 6 रुपये या 10 रुपये बढ़ा देंगे। 1 रुपया कम किया है, क्योंकि मैं कह रहा था जैसे कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 60 रुपये से क्रॉस कर गया है कि इलेक्ट्रिक का पर यूनिट 60, कहीं 60 रुपये, कहीं 55, कहीं 65 रुपये तक पर यूनिट गया है, जो गुज़िश्ता साल पहले 50 रुपये से कम था, 40-45, यानी साल के अंदर इन्होंने पर यूनिट 20 से 25 रुपये बढ़ाए हैं। पर यूनिट 20 से 25 रुपये बढ़ाए हैं। अगर 1 रुपया कम किया तो कौन सा एहसान किया है अवाम के ऊपर। के इलेक्ट्रिक पे तो देखिए, ये 1 रुपया तो अपनी जगह पे, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बहुत सारे मसले हैं। अभी कुछ दिन कबल एक मीटिंग हुई थी, यहाँ पे 2 सूबाई वज़रा थे, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी, जिसमें ये तय किया गया था कि जी रात के औकात में लोड शेडिंग नहीं। और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर शाह साहब ने कहा था कि जी शाम 6-7 बजे से लेके सुबह 5-6-7 बजे तक ये तय हुआ है कि लोड शेडिंग नहीं। क्या आपको भी पता होगा, अयाज़ को, हम जब जितने 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको पता है घरों में वही लोड शेडिंग हो रही है। वही कहीं 3 मरहलों में 6 घंटे, कहीं 3 मरहलों में 9 घंटे, तो कहीं 3 मरहलों में या 4 मरहलों में 12-12 घंटे भी शहर के कई इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तो अब तो ये हो गया आजिज़ भाई कि रात की आपने बात की ना, तो रात में लोगों का नींद लेना मुश्किल हो गया। क्योंकि पहले होता था 12-1 बजे जो आखिरी लोड शेडिंग का स्पेल होता था वो ख़त्म होता था, उसके बाद लाइट नहीं जाती थी। अभी तो आखिरी स्पेल ही 4-4 बजे ख़त्म हो 2 बजे 3 बजे भी। तो कब सोएगा बंदा? और अगर जिसने 8-9 बजे ऑफिस में पहुँचना है तो वो नौकरियों पर लोग कैसे आएंगे, और आ भी जाएंगे तो किस हाल में होंगे। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद फिर मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में टैरिफ में कमी का ऐलान किया अयाज राना, तो अच्छी बात है, चलें थोड़ी कमी आई है, 1 रुपये 67 पैसे की कमी हो गई है। इतनी कमी कर दी कि मेरे जो है ना बाकी जो बच्चों के दूध है वो भी आ जाएंगे, लोगों के पैम्पर्स भी आ जाएंगे, उसमें बिल भरना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बिल भरना आसान हो जाएगा। जो बोझ था वो सब निकल गया है। 1 रुपये और 50 पैसे और 60 पैसे और 70 पैसे। इनको मैं आपको बोलता हूँ, इन लोगों के हाथ नहीं कांपते यार ये काम करते हुए, चीज़ें लिखते हुए। खुद को भी शर्म आती होगी, नहीं आती? क्या वजह है? कौन लोग हैं, पत्नी कौन से मुसल्लत कर दी, हमारे कौन से ऐसे गुनाह थे, हमारे हैं, हमारे आबाओ अजदाद के हैं, जो हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। हम पत्नी कहाँ किन के हाथों में आके फंस गए, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी कौम हम पे मुसल्लत हो गई है कि हम में से हैं भी कि नहीं है पत्नी? कौन से रूप में जो आप कह रहे थे वो आ गई, रूप में वो बकरी जो थी वो आ गई थी। ये के इलेक्ट्रिक में ऐसे लोग कौन से रूप में आके बैठ गए हमारे ऊपर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरा दिल ये चाहता है, मैं आपको बताऊं, मैं आप जैसे मोटिवेशनल स्टोरीज शुरू करती ना, तो मैं कल पढ़ रहा था, क्योंकि आपने क्यूबा का जो रेवोल्यूशनर जो आदमी है वो बड़ा मशहूर रहे अपने, क्योंकि वो 60s में रहे, तो उनकी एक सेइंग मेरे सामने आ गई। उन्होंने कहा अगर किसी रियासत के अंदर एक फ़र्द 8 घंटे काम करे और वो रोटी, तालीम, साथ इलाज और मकान अगर नहीं ले सकता ना, अगर वो नहीं ख़रीद सकता, तो वो फिर रियासत नहीं रहता। वो जो रियासत है ना, वो एक जो है ना वो अय्याश तबके का जो है ना वो एक टोला है जिसके अंदर आप बस रहे हैं। तो ये मिसाल जो उस वक्त दी गई थी, जो है ना इनकलाबी लोगों ने जो बातें पहले कर गए ना, अब वो मुझे लगता है वो हम पे दोबारा से जो ना वो घूम गई है। लेकिन वहाँ आपको याद होगा कि रिवॉल्यूशन आया था, फिडेल कास्ट्रो का, शायद आपने ये दी। वहाँ जितने भी लोग पैदा हुए फिर उन्होंने इनकलाब भी ले आए। जिस भाई हम बतौर कौम के हैं बहुत ही खुद हम लोग बहुत सुस्त हो गए। हमारा पूरा इनकलाब बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले गए। क्या मसला है हमारा पूरा इनकलाब, हमारी पूरी जदोजहद, हमारी पूरी लड़ाई फेसबुक और ट्विटर पर है। अमली तौर पे प्रैक्टिकली उसकी एक वजह है, मौजू से हट जाएंगे, लेकिन वजह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ इनकलाब लाए जाते हैं या इनकलाब आते हैं ना,
उसकी क़यादत पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, सियासी क़यादत करती है। यहाँ ज़्यादातर करप्ट लीडरशिप है जिसके पीछे अवाम नहीं है, रियली दिल से अवाम नहीं उनके पीछे चलना चाहते। हाँ, ये ज़रूरी है कि दुनिया में कभी कभार ऐसी मिसालें भी है कि अवाम के अंदर से कोई ऐसा बंदा निकला, उसने क़यादत की हो। दुनिया में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। अब यहाँ तो हमारे अंदर मेरे जैसा, आप जैसा कोई आम आदमी निकलेगा, वो लीडरशिप करेगा। लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए जो है ना, फिर वही वाली बात, हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया है आजिज़ भाई कि कोई शख्स से कहता है कि भाई मैं क्यों करूँ। ब्रेड एंड बटर, वही वाली बात है कि बिजली का बिल भरने में, पानी के टैंकर डलवाने में, गैस का टाइम चले जाने में हम लोग इतने बिजी हैं कि हम दूसरी तरफ फोकस करना ही नहीं चाहते कि अगर इसमें लग जाएंगे तो वो वाली चीज़ें। लेकिन वो कहते हैं ना, तंग आयद जंग आयद, तो इंसान क्या करेगा। ज़ाहिर है कि जब आपका, मेरा, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, घर का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकते। आप घर में अभी इतनी शदीद गर्मी में एसी नहीं चला सकते। आपका एसी चलाएंगे तो आपका बिल 20 से 25-30 हज़ार तक चला जाएगा। कैसे आप करेंगे? तनख्वाहदार पेशा जो है। सही बात है। बात वही है कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। अयाज, अभी हमने कल ही परसों हम बात कर रहे थे ना कि हड़ताल हुई, पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप्स बंद किए गए, और हमने कल भी यही बात कर रहे थे, सब यही तज्जिया कर रहे थे। यहाँ पर रिपोर्टर्स वगैरह भी हमारे साथ बैठे हुए कि होगा क्या। जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि होगा क्या, ये सब अपनी जो है ना चीज़ें मनवा लेंगे और उसके बाद हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, और वही हुआ। तो यानी जो एसोसिएशंस हैं या जो इदारे हैं या हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ किसी भी तरह एहतजाज करके, प्रोजेक्ट करके, मामला से असम्बली में उठा के फलानी असम्बली तक ले जाके कर लेते। अवामी इशूज़ हल नहीं हो रहे। ये देखें आप, 0.50% इनकम टैक्स एडवांस आयद किया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिला क्या है। अब बात थी कि 0.5% उनकी इनकम से, वो जो कह रहे थे कि हमारा 8 रुपये कुछ 64 पैसे हमारा जो है वो मार्जिन है, यानी हम उसमें से 1 लीटर में से जो आप पैसे दे रहे हैं उसमें से वो 8 रुपये कहते हैं। अच्छा, चलें 8.5 रुपये वो कमाते हैं, सही। उसमें से वो कहते हैं हम 4.5 रुपये हमारा खर्चा निकल जाता है। जो 4 रुपये कुछ 94 पैसे उनके पास बच रहे हैं, उसमें अगर 0.5% लगा लें आप, वो अगर एडवांस इनकम आपने देना है टैक्स, तो उसके ऊपर शोर था। ये जब उनके ऊपर आई तो कोई मुशावरा, कोई चीज़ नहीं, यकमुश्त फैसला हुआ। पूरे पाकिस्तान के डीलर्स एक पेज पे आए और बंद करके बैठ गए। उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि यही सब लोग मिल के कोई आवाम के लिए कभी कुछ कर दें तो फिर क्या ही बात ही ना, हमें लीडर की ज़रूरत है, हमें बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर को भी पीछे लग जाएंगे हम वो कौम है, हमें अगर ये लोग रिलीफ देने लग जाएंगे, हम इनको सर पे बिठा के लीडर बना देंगे। अपने पे बात आती है तो हड़ताल भी हो गई, उसके ऊपर इम्प्लीटेशन भी हो गया, हुकूमत से वापस भी करा लिया। भाई 5 रुपये 20 रुपये कम करवा लेते इसी के साथ पेट्रोल के आवाम के लिए, वो हड़ताल किसी को नज़र नहीं आई। हाँ, कल एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इस बजट के खिलाफ पहला पत्थर फेंक दिया गया हुकूमत के ऊपर। किसने फेंका? चाहे बिजनेस कम्युनिटी ने फेंका, लेकिन इसका इब्तिदा कर दिया गया हड़तालों का। कल पहला सिलसिला इस बजट के खिलाफ पहली हड़ताल थी जो कल हुई, जिसको जुज़वी तौर पे कामयाब भी हुई और नाकाम भी हुई कुछ शहरों में, जिसको कहा जा रहा है कि लाहौर इस्लामाबाद में वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि 2 धड़ों में वो तकसीम हो गए। बकौल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उनकी चीज़ें मान ली गई हैं या नहीं मानी गई। अब वो खुद वो कह रहे हैं मान ली गई है, अगर वो देने को राज़ी हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं राज़ी हुए, हुकूमत ने वापस कर लिया, वो भी बहुत खुशाइन बात है कि हुकूमत अपने फ़ैसले देने के बाद अब वापस करने का सिलसिला भी अगर शुरू हो गया है तो फिर अवामी मफादात की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर से भी अब हुकूमत को सोचना होगा कि अब जो सेल टैक्स अगर आपने बढ़ा दिया है और क़ुव्वत ख़रीद आवाम की ख़त्म हो गई है तो अब यकीनन आपको वो वापस लेना पड़ेगा। जब बात आ रही है बच्चों के दूध की, इस वक्त बात आ रही है, आपको पता है ब्लूमबर्ग की, आपने वो ख़बर सुन ली होगी मेरे ख्याल से, इस वक्त बच्चों का दूध कराची शहर में पेरिस और यूरोप के ममालिक से ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। अच्छा अयाज, ये आपने तो दूध का जिक्र किया है क्योंकि मेरे लॉज में बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो हम जब कंपैरिजन कर, जाहिर है सबके पास छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो वो भी यही बताते हैं कि बच्चों के भाभी जो डायपर्स वगैरह हैं, दूध हैं या बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो इंतहाई सस्ती हैं वहाँ। हम जो यहाँ पे डायपर का एक पैकेट, मैं छोटा बेबी आप सबको पता ही है, तो हम जब डायपर्स के पैकेट ख़रीद रहे हैं तो हज़ारों में वो पैकेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और वहाँ पर 1 यूरो 2 यूरो का जो है ना, वो आपको इतना बड़ा पैकेट मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी उसको कन्वर्ट कर लें इतने बड़े पैकेट को, जिसमें 50 डायपर्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड है, तो वो आपके तकरीबन 600-700 रुपए 800 रुपए बन जाते होंगे। अगर आप यही चीज़ें वेलफेयर स्टेट में हो तो वो तो इसके पैसे आपके अकाउंट में वैसे ही भेज देते हैं। पैसे मिल रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें इतनी सस्ती हैं। हमारे यहाँ एक आप डायपर का पैकेट ख़रीदने जाएँ तो 3000, 2500,
बहुत ही कोई सस्ते तरीन भी डायपर्स होंगे तो मेरे ख्याल से 1500 रुपए से कम वो पैकेट नहीं मिलता। तो हमारी दूध अरे के सस्ते से सस्ता 1000 रुपए से कम का कोई भी नहीं है। आप बिल्कुल 1000 अब जो रुपए में आ भी गए अगर जो इन्होंने 1000 रुपए में भी नहीं अनब्रांडेड जो मिल रहे हैं वो जो भी लोग 1000 रुपए में नहीं, वो भी 1000 रुपए। मैं एक बात कर रहा हूँ कि सस्ते से सस्ता भी 1000 रुपए में एक पैकेट मिल रहा होगा, वो जिसके अंदर 10 होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, छोटे 30 वाला, वाले जो हैं या जो पूरे पॉइंट महीने था वाले। इनका वो ये था कि जो अच्छा हम अपने आपको आजिज़ भाई ये जो अयाज ने जिस तरफ निशानदेही की वेलफेयर स्टेट, तो हम दुनिया भर में वेलफेयर स्टेट और फलानी स्टेट बन के जो है वो पैसा मांग रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? वेलफेयर स्टेट तो दूर की बात है, वो तो उस पर बात करेंगे। ये तो एक जो जमहूरी मुल्क होते हैं वो भी नहीं है, ये तो नाम में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम भी जहाँ पे होता है उसमें अवाम के फलाह व बहबूद की बात होती है। यहाँ तो हर बात, अभी देखिए ना, एक बिजनेस में कम्युनिटी पे छोटा सा टैक्स लगा लेकिन उन्होंने हड़ताल करके वो वापस करवा दिया। अयाज ने सही बोला है, हमारे टैक्स लगते ही जा रहे हैं अवाम के ऊपर। तो कौन सी चीज़ है जो दिन में 10 बार हम अगर कोई चीज़ ख़रीद भी लेते हैं, उसको जब देखते हैं तो उस पर टैक्स का, डायपर्स की आपने बात की, उस पर भी नीचे लिखा हुआ होगा हर कि चीज़ इतना पे, टैक्स, हाँ, हर ठीक है ना। आप जो भी चीज़ खरीदें उस पे उस चीज़ की कीमत से उसके 25%, 30%, कहीं 50% हम टैक्स दे रहे होते हैं। उसके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बिजली के सिर्फ के इलेक्ट्रिक का बिल है, उसमें 6-8 टैक्स दे रहे हैं हम। लिखा हुआ होता है कि मंथ का बिल 2000 रुपये, लेकिन बिल 5000 रुपये का है। ये बाकी सारे टैक्स नहीं होते तो हैं। फिर इसमें आवाम की ही गफलत है, फिर उसमें कोई और नहीं, आवाम देखें। देखें, आप ये देखें ना कि वहाँ पर भी एसोसिएशन एक हुई, मुत्तहिद हुई, तो उन्होंने वो अपनी जो चीज़ें करा ली। हमारी आवाम भी जो है ना सुन हो चुकी है, कहते हैं जो हो रहा है होने। ये बात मैं शुरू में कह रहा था ना कि अवाम को लीड कौन करता है, हर आदमी खुद नहीं उठता। रेवोल्यूशनरी तो क्या करेंगे? जमातें होती हैं, टर्किश रेवोल्यूशन में पॉलिटिकल जमातें होती हैं जिन पे अवाम का ट्रस्ट होता है। यहाँ सियासी जमातों पर अवाम का ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है इस वक्त। हाँ, तस्कीम स्क्वायर में क्या हुआ था? अवाम निकले थे विदाउट एनी लीडर और लीडरों के खिलाफ, नहीं, हुकूमतों के खिलाफ निकले थे। वहाँ पे अवाम तब निकला था जब वीडियो बयान आया था रजब तैयब का। उसके बाद आपने देखा कि लोग किस तरह निकले। फिर हम मुंतज़िर हैं, इसका मतलब कि वहाँ भी मैंने फिर सवाल यहाँ पर पूछा। लीडर आए किसके भी, मुंतज़िर? किसी लीडर की शायद। कौन सा? आप कौन से लीडर? इमरान खान हमारे यहाँ साहब के दौर में तफरीक हमने कितनी देखा हो कि वो चुकी। एक ड्राइव देखी थी, लोग बाहर निकलते थे, चेंज चाहते थे। अभी आप देखेंगे मुझे एक क्या बात हाल है। बताएं, आपके अंदर माशरे में तफरीक कितनी हो चुकी है? ज़बान, मज़हब, सियासी जमात, ये बोलने वाला, उसके मानने वाला, इसका नहीं मानने वाला। आप तो इतने डिवाइडेड हो चुके हैं कि आप बराबर वाले को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। आप अपने पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे जिसके इतने हकूक हैं आपके तो यार ऊपर। बिजली के बिल पे और पानी के बिल पे और बच्चों के डायपर्स पे, बच्चों के बुनियादी दूध पर, issues हैं। सब्जी पर, अब महंगी मुर्गी पर, महंगी जो है ना चीनी पर, सब एक हैं। ये एक सबका नहीं मसला है। है, पेट्रोल पर आप कौन सबको है? उसके पीछे लगा दिया गया। सब लोग तो उसकी ये मसाइल तो इस मेरा, मसाइल ये के मसला मेरा पीछे भी लोग है ये यार, लगे नहीं मसला देखेंगे आपका कौन भी है। बेहिस हो चुके हैं। इसमें ये सिर्फ कोई ये कहते हैं तफरीक मेरी नहीं है, चीनी, इसमें मेरा कोई जो है ना दूध, किसी मेरा मुल्ले बिजली का, का किसी बिल, सेक्टेरियन मेरा का कोई किराया, नहीं है। मेरी चीजें पूरी हो जाएं, बराबर वाले का मुझे नहीं सोचना। तो इस सभी वक्त हम हैं। इस तरफ हो रहे हैं। इस वक्त जो हमारी कौम चल रही है वो ऐसे चल रही लेकिन है। हम इसमें सब यार, के इसमें ये इश्यूज मसला एक है। हैं, लेकिन हम उन इश्यूज को एड्रेस नहीं करवा पा रहे। ये बात हकीकत है, हमें इसको तस्लीम करना होगा। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी 10। बात हो रही थी कि कराची का मौसम खासा खुशगवार है, क्लाउडी वेदर हो रहा है और आज हफ्ते का दिन है। मैंने सजेशन भी आपको स्टार्ट में दिया था, आज मुझे याद दिला दिया कि आपने कहा था कि जी सी व्यू पहुँच जाएँ, बीच पे जाएँ, अच्छा दिन है, एंजॉय करें। तो आइए वसीम से पूछते हैं कि वाकई कितने लोग अभी जो है सुबह सुबह उठकर आ गए हैं। वैसे कराची वालों की सुबह जो है वो बहुत लेट होती है, वो उठते हैं वीकेंड्स पे लेट एंड देन फिर जो है ना प्लान करते हैं कि अब दिन में क्या करना है। तो आइए पूछते हैं कि इस वक्त कैसा मौसम है, क्या हो रहा है साहिल समंदर पर और कितने लोग पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त बताइएगा वसीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएं कि कितनी जो एक्टिविटी हो रही है इस वक्त साहिल समंदर पर, मौसम कैसा है? आज बिल्कुल कराची का मौसम और बिलखुसूस सी व्यू के साहिल पर हम देख रहे हैं कि मौसम इंतहाई दिलफरेब, इंतहाई हसीन है। धूप छाँव का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से किसी हद तक जो है वो धूप की तपिश तो महसूस की जा रही है, लेकिन समंदर की तरफ से जो चलने वाली हवाएं हैं वो इस तपिश के असरात जो हैं उनको ज़ायल कर रही हैं। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कराची वाले जो हैं वो देर से सो के उठते हैं। आज वैसे भी वीकेंड है, हफ्ते का दिन है, तो बहुत से जो ऑफिस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, उस पर छुट्टियाँ होती हैं। तो लोगों की कोशिश ये होती है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आज का दिन जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करें, पिकनिक पे आएँ।
लेकिन चूँकि कराची वाले थोड़ा देर से सो के उठते हैं, तो इस वक्त हम फैमिलीज़ की जो तादाद है उनको इंतहाई कम देख रहे हैं कि वो इस वक्त उस तरीके से जो हम शाम में या फिर रात में जो रश देखते हैं वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त सुरमई बादल जो हैं वो कराची पे छाए हुए हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कराची ने सुरमई बादलों की चादर ओढ़ी भी है, जिसकी वजह से मतला जो है वो अबर आलूद है। खुशगवार हवाएं जो है वो इस वक्त गर्मी के असर को ज़ायल कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है इस वक्त जो ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन 66% है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है जो कि दिया गया है उससे ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस होगी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जब सी व्यू के साहिल पर आते हैं तो सी व्यू के साहिल को देख के जो है वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और यहाँ से गुजरने वाले भी जो हैं एक लम्हे के लिए या कुछ वक्त के लिए साहिल पर रुकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से खुशगवार एहसास हासिल करते हैं। दिल भी करता है कि समंदर में या फिर लहरों से अटखलियाँ की जाएँ, तो थोड़ा बहुत लोग जो है वो लहरों पे और बिलखुसूस जो समंदर की पानी है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, पाँव भिगोते हैं और थोड़ा सा अच्छा एहसास यहाँ से हासिल करते हैं, अपने लम्हात को खुशगवार बनाते हैं। तो ये वजह है कि अभी तो सुबह का वक्त है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो आती जाएंगी। ना सिर्फ कराची बल्कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अंदरूनी मुल्क से भी जो है वो अंदरूनी सिंध से, अंदरूनी पंजाब या फिर मुल्क के दीगर शहरों से भी लोग आते हैं। समंदर जो है उनका जो जो एक मंज़र है, हसीन मंज़र है, वो यहाँ पर आने वालों का इस्तकबाल करता है। अगर ये कहा जाए तो गलत ही होगा कि ये समंदर जो है वो अपने अंदर एक ऐसा तिलस्म रखता है जो कि लोगों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है और लोग इस समंदर की तरफ खिंचते चले आते हैं। बसीम को एक ज़माने के बाद जो है ना शायराना गुफ्तगू करते हुए देखा है, वरना बसीम का तो मसला ही होता है गैस नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है और जो है वो सब्ज़ी के रेट में आज जो है वो मसला हो गया। तो बसीम अच्छे लगे, आप जो है ना खुशगवार मूड में बहुत सारी बातें करते हो, इसलिए मैंने कहा लेट बसीम स्पीक और जो है ना बसीम का जो दिल चाह रहा है आज कहने तो रोज़ लोड शेडिंग और थोड़े से उनका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जो आते हैं ना हमारे सबसे फेवरेट, हमारे फ्लोर के, हमारे ऑफिस के सबसे फेवरेट रिपोर्टर हैं और हमारी बिजनेस डेस्क के बहुत अहम सुतून हैं ये। मुझे तो ऐसा लगता है कराची में गैस के मसाइल उजागर करने और सब्जी की कीमतों के पीछे लगे रहने के लिए बसीम जो है ना गैस और बिजली की को दिखाएं, बिजली और गैस की जो आवाज़ है ना, कराची की पुख्ता आवाज़ जो है वो वसीम है, अवाम की आवाज़। जिस इलाके में इनको बस पता चलना चाहिए कि कोई मसाइल है या वहाँ सीधा पहुँचते हैं। ये है कि गली गली इलाके की खबरें जमा करना और उनके मसाइल को उजागर करना और स्क्रीन पर लेकर आना, दिन भर जो है ना वो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कराची में आपको पता है डिस्टेंसेस और इतनी गर्मी में काम करना, ये सब हमारे जो नुमाइंदगान यहाँ पर आप देख रहे होते हैं, तो ये सब की बहुत एफर्ट होती है जो आपके मसले मसाइल को यहाँ तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच वसीम, आपने हमें अपडेट किया और बहुत अच्छा लगा जो है ना वो आपसे मौसम पे बातें करके और डिफरेंट लगा कुछ, ये वसीम कुछ और भी बोल रहे हैं। तो आजिज़ भाई अब वक्त चुके कलील रह गया, आज आपने क्या प्लान किया भाई, कहाँ जाने का आपका वीकेंड पे? कल छुट्टी है आपकी, आपका डे ऑफ कब है? हाँ मेरा कल ही शायद कोई प्लान हो, संडे के दिन। आपका डे ऑफ कब होता है? संडे के दिन। संडे इतवार के दिन। कहाँ जा रहे हैं? तो अब देखें, अब कोई प्लान तो नहीं किया अब तक, क्योंकि ये मौसम और रिपोर्टर इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मौसम की अपनी वो होती है, रिपोर्टर की लाइफ जो है उसको कुछ ही पता नहीं कि उसका मौसम किस वक्त तब्दील हो जाए। ये एक अजीब, शहर में किसी वक्त कोई हंगामा हो गया तो आपको वहाँ पहुँचना है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई तो आपको वहाँ पहुँचना होता है। संडे तो वैसे लेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, आप तो ज़रा ज़्यादा पॉलिटिकल साइड। यस, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज़ाहिर है कि रिपोर्टर हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि वसीम लोड शेडिंग से निकल के सीवी पे पहुंच गया, तो हम कभी पॉलिटिक्स से निकल के समाजी मसाइल की तरफ चले जाते हैं, लोगों के इश्यूज़ को देखना शुरू करते हैं। तो ये इस तरह, क्योंकि नाजरीन जो टीवी देख रहे होते हैं उनको तो हर वक्त बहरहाल कुछ ना कुछ चाहिए, और टीवी में आजकल जितना फास्ट हम दौड़ रहे हैं, पुरानी चीज़ें नहीं चल रही, हर घंटा बुलेटिन होता है, हर घंटे नई चीज़ें आपको देनी होती हैं, तो बड़ी तेज़ लाइफ है हम लोगों की। अयाज आपका डे ऑफ कब होता है? संडे। हम तो बिजनेस वाले हैं तो हम तो कल का क्या प्लान है? कर लेते। आपने बेगम को जाके कहा मुझे दावत पे बुलाना था। क्या प्लान? ये बेगम को और आपका मामला है, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे नहीं पता। आप दोनों जाने, हम तो ऑफिस में होंगे, हो सकता है आपकी दावत भी हो जाए।
नहीं हमें नहीं, तो ऐसा पता ही नहीं होगा। हम आपका डे ऑफ पे रखेंगे। आप अच्छा, day परेशान, घर के बर्तन कौन धोएगा यार? बेगम को तो नहीं, उसके लिए करवाना। काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो क्या करना है फिर, प्लान क्या होता है वैसे भी? सो के गुजारते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आदत सी होगी क्योंकि स्कूल कॉलेज उसके बाद शिफ्ट भी, नौकरी की जो शिफ्ट मिली वो भी सुबह की मिली, तो आप बिल्कुल भी जो है ना सोने की आदत तो है नहीं। सुबह मेरी जल्दी हो जाती है क्योंकि वालिद साहब भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनके साथ सुबह का टाइम निकलता है। जहाँ ऑफिस के आम दिन में भी सुबह नाश्ता पहले उनका होता है, हम दोनों उनको पहले नाश्ता सब करके दवाइयाँ मेडिसिन, फिर अपना नाश्ता और ये सब चीज़ें करते करते फिर संडे थोड़ा ग्रॉसरी का भी दिन होता है हमारा, वीकली जो सब्जी जिसको फिर आगे मंडे को अगर हम आ जाए जहाँ तक तो दिल जला हुआ होता है। घूमने फिरने की बात है, इन बारिशों के बाद सिंध का इलाका है थर, वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, बड़ी हरियाली फैल जाती है, पूरे पहाड़ तो नहीं होते, नंगर पार का एक इलाका है जहाँ पे पहाड़ होते हैं या रेगिस्तान, दोनों साइडों पे बड़ी हरियाली होती है। तो हम हर साल ये ज़रूर करते हैं कि इन बारिशों के बाद फैमिली को लेके अब की बार आप जाएंगे ना तो मुझे भी लेके निकल जाइएगा। पड़ते हैं। मेरी अपनी फैमिली, मीरपुर खास में मेरे ददियाल वो प्लान बनाते हैं, लेकिन वही होता है ना कि बड़ा मुश्किल है। मीरपुर खास हर तक तो जरूर पहुंचो। घूमना चाहिए हमें। हाँ, अच्छा, लेकिन मोर ये- बचे हैं अब वहाँ? आजिज अभी भाई हैं प्लान क्या? बनाएंगे और हम सब जाएंगे। आज मोर इंशाल्लाह। बच गए या सब मर गए? वो जो बीमारी से अभी जो मोरों को कहा लिया है भाई, नहीं, मेरे नहीं, पास मोर सब्जी बहुत के है। और माल मोर का है हाल है, हम। जरा रेट दिखाइए मोर की बातें आज इनसे बाद में पूछेगा। दिखाएं माल का हाल। अच्छा जी, तो कैनेडियन डॉलर 205, इसके अलावा यूरो 297.8 पे जो है ना वो पहुंच चुका है, नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त यूरो भी। और सऊदी रियाल फिर बढ़ गया 74.2, यूके पाउंड की अगर बात की जाए तो 353.5, और जो यूएस डॉलर है उसमें भी इजाफा देख रहे हैं 280.75। इसके साथ साथ जो है वो सब्जियों के रेट भी दिखा दीजिए जल्दी से कि करंट जो सब्जियों के रेट हैं वो क्या है। वसीम तो आज वेदर पे खड़े हुए हैं तो हम ही दिखा देते हैं। टमाटर बहुत महंगे मिल रहे हैं भाई, 200-220 तक बड़ी पहुंच बात चुके हैं। ज़्यादा महंगा है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है। आलू बहुत गंदे आ रहे हैं। आलू आज का बहुत आलू खराब आ रहे हैं, सही कह रहे हैं। काले आलू अंदर अंदर से से पता काले क्या और गल भी समझ नहीं नहीं रहे आया। और अदरक भी महंगी हुई है इस दफे पे अभी अदरक तक। लहसुन तो महंगा ही चल रहा है एक ज़माने। गाजर का तो खैर मौसम ही नहीं है। मौसम नहीं। तुरई जो है वो खीरा सही है, 35 तुरई रुपए में मिल आ गया, जाती है। बड़ी बात है। जहाँ स्टोर नहीं हो सकता, वरना खीरा स्टोर कर ले आदमी। खीरा जो है ना वो जितना ये आप खा लेना इस मौसम में मौसमी बेस्ट है। इस वक्त लौकी मौसमी है, तुरई मौसमी है। और इतनी ये सब- गर्मी में तो कहते हैं ना, ये कौन सा खीरे की तस्वीर है भाई? वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है, मौसम खुशगवार है, वीकेंड भी हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? एक और सजेशन आया और जो मैं आपको देती भी जाऊंगी कि मैंगो पार्टी भी रख सकते हैं, मैंगो फेस्टिवल भी मना सकते हैं, घर में रख सकते हैं, ख़ानदान वालों के साथ रख सकते हैं, दोस्तों के साथ रख सकते हैं, और बीच पर मैंगो ले जाके खाने का भी जो है ना वो एक अलग ही मज़ा होता था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैंगोज़ का सीज़न तो है, मैंगो सबके फेवरेट होते हैं, आम फलों का बादशाह भी कहा जाता है, और आम जो है ना वो सब लोगों का पसंदीदा भी होता है। मेजॉरिटी लोग आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ख़ास तौर पर, तो आमों की बहुत सारी इक़साम हैं, और आमों की जो है ना वो एक पूरी एक अलग साइंस और दुनिया है, जो आज हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तरह के आम जो है वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर सिंध में मीरपुर ख़ास और हैदराबाद रीजन का आम तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उनके फार्म्स के आम मशहूर हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में भी जो है ना वो मिलते हैं। तो आज हम आमों की इक़साम के बारे में जानेंगे, उनके टेस्ट कैसे डिफरेंट होते हैं उसके बारे में भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ गुलाम सरवर पवर साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब। सबसे पहले तो कैसे हैं आप, और इतनी सारी आमों की इक़साम ये सब आपके फार्म में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फार्म पर मौजूद है। हैदराबाद के साथ ही हमारे फार्म्स हैं जो अराउंड 300 एकर्स पर हैं, और पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जिसमें 43 मैंगो वैरायटीज़ मौजूद हैं, और इसके अलावा 15 फ्रूट्स हैं। और हमारे जो बड़े थे MH पंवर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एग्रीकल्चर रिसर्च और फ्रूट्स पर सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड्स भी दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो भी आप मैंगोज़ देख रहे हैं ये हमारे फार्म पे मौजूद है। बहुत सारी इक़साम, अभी ज़ाहिर है 43 इक़साम तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन बहुत सारी इक़साम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए, एक्सपोर्ट भी आप करते हैं ना बड़ी तादाद में? पाकिस्तान का आम तो खैर माना जाता है कि बेहतरीन जो मटीरियल है और बेहतरीन क्वालिटी का आम एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि एक्सपोर्ट में जो आम जाता है वो कौन सा है इनमें से? अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे पास जो आम एक्सपोर्ट्स इस वक्त हो रहा है वो सिंधड़ी, चौसा, अनवर रटोल, दुसेरी
और ये जो मेजर वैरायटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये जो अदर मेजर वैरायटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आस्ता आस्ता जो भी शुरू से, क्योंकि मैंगोज़ तो शुरू से लेके मौजूद हैं, मगर उनको एक्सपोर्ट और जो ख़ास तौर पर जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ अरसे से जो है ना हम इंटर हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं ना वो हम लेके आ जाएं। अच्छा, उन वैरायटीज़ की खासियत जो है ना 2-3 वैरायटीज़ होती हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो चौसा जो और जो मैंगोज़ अवेलेबल हैं, सिंदड़ी, ये ज़्यादातर फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए अवेलेबल होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको टाइम ड्यूरेशन किस तरीके से बढ़ाई जाए, जो मेजर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अर्ली वैरायटीज़ होती हैं, मिड वैरायटीज़ होती हैं और लेट वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हमारे फार्म पर है तो हमारे फार्म पर एवरेज 3 महीने से ज़्यादा जो है ना 3 मंथ्स से ज़्यादा हमारे पास मैंगोज़ अवेलेबल होते हैं, जिसमें मई से लेके अप टू जुलाई तक। सही। अच्छा, इसमें अर्ली वैरायटीज़ मई में आ जाती हैं, मिड वैरायटीज़ जो है वो सिंदरी चौसा जो है वो हमारे पास जून में अवेलेबल होता है, लेट वैरायटीज़ जो है वो हमारे पास जो है ना वो जुलाई के एंड तक अवेलेबल होती हैं सिंध में। अच्छा, अगर हम फिर आस्ते आस्ते रीजन वाइज जाएँ, जो मुल्तान रीजन है पंजाब के हिसाब से, तो वहाँ पर ज़्यादातर जुलाई और अगस्त तक वो आम अवेलेबल होता है। तो हमने कोशिश की कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें यहाँ के। सही, ज़बरदस्त। तो ये इतने बड़े बड़े जो आम नज़र आ रहे हैं, उसका नाम क्या है? वो तरह वो जो रखा हुआ है, दिखाएं ज़रा उसको, झांसी भी मोटा वाला जो आम है, ये कितने किलो का आम है? अच्छा, ये इसका जो ये और आम कौन सी नस्ल है? अच्छा, ये आम जो है, साहब देख के, आपके माइक भी लगा हुआ है ना, तो ये जो आम है अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2.1 kg इस वक्त इसका वेट है, जो इसका अभी वेट बढ़ रहा है। ये वेट जो है इसका, आप अगर जाएंगे तो तकरीबन 2.5 kg तक जो है ना मिड ऑफ जुलाई तक इसका वेट आ जाएगा। इस वक्त इसका 2. और ये लेट वैरायटी है। तोड़ने के बाद नहीं, ये देखिए, ये एक कुदरत का सिस्टम है कि ये आम जो है ना दरख्त में होता है। मैं तो इससे, मेरे पास जैक फ्रूट मौजूद है जिसका वेट हाईएस्ट इस वक्त वेट आया 22 kg, वो भी ऊपर दरख्त में हो रहा है। अच्छा, जी 22 kg। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है कुदरत का कि ये दरख्त में होता है और इसका इस वक्त वेट बढ़ रहा है। प्रेजेंट वेट जो है इस वक्त है और लेट वैरायटी है ये मिड ऑफ जुलाई में जो है ना वो जो है। अच्छा, इसमें खासियत ये है कि इस 1-2 किलो के आम में से आप जो पल्प ज़्यादा है तो 8 गिलास जो है ना शेक इजीली बन सकता है इसमें से, ज़्यादा ही बन जाएगा। जी हाँ। तो ये, और इससे बिल्कुल टेस्टी है, पल्प ज़्यादा है इसमें, और जो है इसमें आप जूसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइस, ज़बरदस्त। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा और भी मेरे पास जैसे ये वैरायटीज़ है, दूसरी वैरायटीज़ है, ये जो हमारे पास वैरायटीज़ है। अच्छा, ये बोजी की तरह इसकी भी ये जो खासियत है कि ये हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए और क्रॉसिंग की है यहाँ पर, और इसका नाम जो है ना टर्पेंटाइन है। और जो लोकल वेदर है हमारे पास और सॉइल है और वहाँ की वैरायटीज़ क्रॉस करके ये हमने वैरायटीज़ डेवलप की है अपने कंट्री और रीजन की वेदर के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा ये जो एक वैरायटी है मेरे पास, ये पाकिस्तान में वाहिद वैरायटी है ये वैरायटी जो है ये मेरे पास। हाँ, अच्छा, ये इसमें एक खासियत जो है, ये पाकिस्तान की वाहिद वैरायटी है। ये हम फ्लोरिडा अमेरिका से लेके आए थे, वहाँ पर इसका वैरायटी है कीट वैरायटी, वहाँ पर उसको कहते हैं। यहाँ पे हमने लोकल क्रॉस करवाने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 वीक्स है। अच्छा। 2 वीक्स तक ख़राब नहीं होगा। और इसमें एक दूसरी खासियत ये है कि इसकी शुगर कंटेंट लेवल्स जो है वो कम है, मीठा है, मगर इसकी 4 to 5% तक शुगर ब्रेक्स है, शुगर लेवल्स है। तो शुगर पेशेंट्स भी इजीली खा सकते हैं। ये मैंगोज़ जो है ये सिर्फ हमारे फार्म पे मौजूद है और हम अभी कमर्शियली लोकल मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी भेज रहे हैं। ये ज़बरदस्त, जी तो बिल्कुल ही न्यू चीज़ है। और जो आप देख रहे हैं कि जो भी डिफरेंट मैंगोज़ आपके पास ये लगे हुए हैं, ये तो मैं वैरायटीज़ कुछ लेके आया हूँ, मेरे पास तो 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं। सबके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। शेल्फ लाइफ के अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें जो खासियत है ख़ास तौर पर पल्प के हिसाब से, और दूसरी ये कि शुगर कंटेंट लेवल्स कितनी है, तो इस हिसाब से हमने ये डिफरेंट वैरायटीज़ रखी हुई है या क्या। ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत सारी जो है ना डिफरेंट वैरायटीज़ भी हैं। टेस्ट कैसा है नामों का? अच्छा, आप देखिए कुदरत की तरफ से एक सिस्टम है कि आप जितनी भी वैरायटीज़ मैंगो की लेंगे, हर किसी का टेस्ट अलग अलग है। अगर आप कंपेरिजन्स करते हैं, सिंदरी की टेस्ट अलग है, चौसे की अलग है, अनवर रटोल की अलग है, बैंगन पाली रखा हुआ है उसकी टेस्ट अलग है। एक कुदरत का एक सिस्टम है।
फ्रूट्स में अब जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसमें आपको जो है ना वो डिफरेंट में जो है ना टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। स्वीट होता है मगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना, किस में शुगर कंटेंट लेवल्स कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, किसी में रेशा ज़्यादा है, किसी में जो है फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा है, वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हमारे यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है सिंदड़ी और चौसा ही है, जो है ना वो कॉमनली मिल रहा होता है। ये आम मार्केट में मुझे डिफरेंट नज़र नहीं आता। जैसे अभी आपने कीट की बात की, तो चले अभी आपने थोड़ा अर्सा ही हुआ है इसको आपने एक्सपेरिमेंट किया और ये मिल रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इकसामें जो हमें नज़र नहीं आती। क्या एक्सपोर्ट अच्छा, होती है, क्या इसकी होता है? वजह ये कि देखिए हमने जो लास्ट 10-15 साल से काम कर रहे हैं और इसको डेफिनेटली जब एक ट्री लगाते हैं तो इट टेक्स 7 to 8 ईयर्स। जी 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 ठीक है, अब हमने अपने वो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंगोस पर, तो ये मैच्योर अब हुए हैं। मैच्योर होने के बाद जो है अब इसको हम आस्ता आस्ता जो है ना ज़्यादा इसको मार्केट और लोगों में अवेयरनेस कर रहा है। जैसे इनकी लैब टेस्ट होती है, वो लैब टेस्ट करवाइए कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, शुगर कंटेंट लेवल्स क्या है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें की हुई हैं। अब इसको जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कल्टिवेशंस को बढ़ाए, दूसरे ज़मींदार दूसरे ग्रोअर्स को भी दें ताकि वो बेनिफिट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे मैंगोज़ के हवाले से। मैंगोज़ के यकीनन फ़वाइद भी बहुत हैं, पाकिस्तान भर का आम दुनिया भर में जा रहा है, खासा जो है मकबूल है, टेस्ट बहुत अच्छा है। सीज़न कब तक चलेगा, कब तक आम मिलेंगे, इन सारी बातों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन एक अहम खबर भी है जो कि हम आपको अपडेट करते चलें कि अभी हम देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में जो है वो जामिया कराची का जो कॉन्वोकेशन है वो जारी है। और इस वक्त दौरान तकरीब जो कॉन्वोकेशन की बिजली जो है ना वो वहाँ पर एक्सपो सेंटर में चली गई है और 10